हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इसमें बीए प्रोग्राम के जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं। जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है तो आपके सब्जेक्ट का, और जो ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आपका है, ठीक है। तो इसमें जो हमने आपका जो ये क्लासेस हमारी 9 और इसमें जो हमने आपका चैप्टर 4 लिया है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसका जो चैप्टर 4 है, इसका लिए चैप्टर नेम ये लिखा है, देखिए, शिक्षा का नैतिक आधार, मानव स्वभाव, मूल्य, आदर्श। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बनते हैं ना, इस वीडियो को मैं बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ना जो आपका ये यूनिट, ये जो चैप्टर है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो से जो भी क्वेश्चन आते हैं तो ये देख लीजिए सामने। मानव जीवन के मूल्य क्या महत्व है, उचित उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आपको जो मानव जीवन के जो मूल्य है ना, उसके महत्व के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मूल्य की प्रकृति और विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो आपका थर्ड है, मूल्य के विकास में विभिन्न जैसे घर, परिवार, मित्र, विद्यालय, समाज इत्यादि का वर्णन कीजिए। और जो इसी का ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन है, ये नीचे वाला देखिए, परिवार किसी व्यक्ति के मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपको समाज, परिवार, मित्र सभी के बारे में बताया गया है, और इसमें सिर्फ आपसे एक के बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन देखिएगा किसी भी टाइप से आ सकता है। एंड आपका जो क्वेश्चन 4 है, मूल्य के प्रकार का जो विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, जिसके प्रकार बताने कितने होते हैं। क्वेश्चन जो 5 है आपका, आचार की विकास में विशेषता का वर्णन कीजिए। जो इसके विकास कैसे होता है, इसकी विशेषता के बारे में बतानी है। तो टोटल आपके जो 5 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इस वीडियो को देखने बाद जो ये 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले कि हमारी बाकी की क्लासेस नहीं देगी तो देख लीजिएगा, सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे आप एक बार शुरू से वीडियो सभी देख के एंड तक देख सकते हैं। एग्जाम से 2 घंटे पहले भी सभी वीडियो को एक स्टार्ट करके शुरू से देख लीजिएगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो बताने के चलते हैं। सबसे पहले आपको जो मूल्य का आता है इसको समझना होगा कि इसका क्या है। तो देखिए, मूल्य के बिना जीवन का कुछ भी नहीं, मूल्य के साथ ही जीवन अर्थपूर्ण है। जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वह समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। तो आपको जो यहाँ बताइए, जो आपका जीवन है ना, मूल्य पर टिका हुआ। अगर मूल्य को आप नहीं महत्वपूर्ण मानेंगे अपने जीवन में, तो आपका जीवन जो सही तरीके से नहीं चलेगा। और जो मनुष्य है ना, जो महत्व देता है, उसका जो समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसे व्यक्ति समय को महत्व देता है, वह हर पल भरपूर आनंद लेता है, अहम उसका भरपूर प्रयोग भी करता है। तो जो एक तरफ से मूल्य क्या होता है, मतलब किसी की जो समय पर उसकी प्राप्ति हो जाती है ना, तो वो सब उसका जो महत्व देता है ना, वो क्या करता है, भरपूर आनंद लेता है, खुशियाँ मनाता है, उसका प्रयोग करता है। तो आपको समझ में आया जो मूल्य क्या है। अभी देखिए, अतः इस प्रकार से प्रत्येक वह वस्तु जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहा जाता है। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जिसका महत्व होगा उसे मूल्य कहा जाएगा। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई इत्यादि मूल्य है। इसके विपरीत झूठ, बेईमानी इत्यादि अमूल्य है। तो जो मूल्य क्या है, जो आपकी सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, यही सब जो मूल्य होते हैं, जो सत्य होते हैं। और जो अमूल्य मतलब क्या होता है, जो आप झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, वो शामिल हो जाएंगे। और मूल्य में जो आप सही तरीके से काम करते हैं वो सब। एंड इसकी जो परिभाषा है, तो ये देखिए, मूल्य का क्वेश्चन आएगा तो आपको अर्थ और परिभाषा सभी क्वेश्चन में लिखने हैं। तो जो ये राइटर इनके D.H. पार्क के अनुसार, मूल्य पूर्णतः मन के साथ संबंधित है, इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है। तो जो मूल्य है आपके मन के अंदर विश्वास में जो होते हैं ना, उससे के साथ इसका संबंध है। और जो आपकी इच्छा होती है ना, उसकी जो पूर्ति के लिए आप करते हैं उसे ही मूल्य कहते हैं। जिससे वह इच्छा पूरी होती है वह केवल साधन है, और जिससे आप अपनी इच्छा को पूरी करते हो वो साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। तो जो भी आप अपने अंदर अनुभव करते हैं ना, वो सभी मूल्य, जो आप किसी की इच्छा करते हैं वो मूल्य नहीं है। वस्तु का जो प्रयोग करते हैं वो सब मूल्य नहीं है। एंड एक सेकंड राइटर है, इनको अकॉर्डिंग देखिए, किसी की शिक्षा को व्यक्त करना वस्तु है, उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। तो जो किसी की जो शिक्षा का उद्देश्य होता है ना, क्या होता है, उसके शिक्षा मूल्यों का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसका जो समझ में आपको आगे इसकी परिचय एंड इसका जो आपका था परिभाषा।
अब आपका सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, जो मूल्यों का वर्गीकरण अथवा प्रकार। क्वेश्चन में वर्गीकरण आए, प्रकार आए, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसमें आपको पता है आध्यात्मिक मूल्य, इसके अंतर्गत पता है क्या आता है, जो आप श्रद्धा होती है, जो विनम्रता, शांति, जो दया आदि भाव रखते हैं ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट है आपका सामाजिक मूल्य, इसके अंतर्गत साहस, आनंद, शक्ति, सेवा, सत्य, सब धर्मों के प्रतीक, सम्मान, श्रम की प्रतिष्ठा, पवित्रता, विनम्रता आदि आते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो आप शांति बनाए रखते हैं, आनंद लेते हैं, किसी की सेवा करते हो, सत्य बोलते हैं, और जो धर्मों का, सभी धर्मों का ना जो पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी के साथ कुछ भी गलत कार्य नहीं करते। सामाजिक मतलब इसमें आपको ना जो मूल्य क्या होती है, आपकी जो अच्छाइयाँ होती है ना, उसे ही मूल्य का समझ सकते हो आप। जो भी आप अच्छी चीजें करोगे उसे मूल्य समझना। जो थर्ड पॉइंट है आपका सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, कला, ज्ञान, नीति, न्याय, रीति रिवाज आदि इत्यादि सांस्कृतिक मूल्य है। तो जो आप विश्वास करते हैं किसी पर, जो कला का ज्ञान प्राप्त कर ले, या नीति, या जो रीति रिवाज है, जो मान्यता होती है, परंपरा होती है, उन सबका जो सम्मान करना ही। ठीक है। एंड आपका जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है 4, नैतिक मूल्य। इसमें नैतिक मूल्य को अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, जो आपके कर्तव्य होते हैं, जो धर्म होते हैं, बड़ों का सम्मान करना, छोटों का आदर करना, जो प्यार प्यार से रहना, भाईचारे की भावना रखना, इसके अंतर्गत जो बच्चों को पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, उन्हें देना, यही सब आप अपने मूल्य के अंदर लिख सकते हैं बना के। तो हम आपको मेन पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है। एंड आपका फिफ्थ पॉइंट है राजनीतिक मूल्य। देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा, दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर देश की हित कार्य करना राजनीतिक मूल्य। मतलब कि जो दलगत मतलब बिना भेदभाव, बिना जो अपने फायदे के जो राज्य होते हैं ना, राजनीतिक मूल्य से उठ के जो लोगों का कार्य करना, उसकी राजनीति में सहायता करना, ये सब आपका राजनीतिक मूल्य है। जो आपका 6 पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। आधुनिक युग में यह मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, शांति, भाईचारे आदि को रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के लिए जरूरी है। इसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें, जो आप भाईचारे की भावना होती है, शांति की होती है, सम्मान की होती है, दूसरों के साथ व्यवहार करने की होती है, ये सभी पॉइंट आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए मूल्यों का महत्व। तो महत्व क्या होते हैं, जो निम्नलिखित होते हैं। तो यहाँ पॉइंट देखिए, मूल्यों के द्वारा आदर्श नागरिक का निर्माण हो सकता है। तो जो एक आदर्श नागरिक का जो निर्माण किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, मूल्यों द्वारा बालक अपने धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का निवारण पूरा कर सकता है। तो जो बच्चे होते हैं, इसके द्वारा जो अपने सामाजिक और जो सामाजिक और धार्मिक जीवन होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उसका पालन वो करता है, उसके बारे में वो जान सकता है। जो थर्ड पॉइंट है, सामाजिक व्यवहारों को समझने के लिए मूल्य का अध्ययन आवश्यक है। जो आपके सामाजिक व्यवहार होते हैं, लोगों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। 4 पॉइंट है, मूल्य सामाजिक संपन्नों को संतुलित करने तथा सामाजिक व्यवहारों में एक रूपता लाने में सहायक होते हैं। तो इसमें ये होता है ना, जो उनके संबंध होते हैं उनको समझ भी सकते हैं, उनमें जो अंतर होते हैं उसके बारे में आप ज्ञान कर सकते हो। जो एक रूपता कहते हैं उसे जो आप देख सकते हो किस टाइप से उसमें परिवर्तन क्या होता है, सब में एकता की भावना आ सकती है। जो आपका फिफ्थ पॉइंट है, व्यक्ति और समूह की क्षमता का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर ही किया जा सकता है। तो उनके जो व्यक्ति और जो समूह होते हैं उनके मतलब क्षमता का मूल्यांकन मतलब उनकी जो शक्तियाँ होती है ना, उसके मूल्य के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो मूल्य की प्रकृति अहम विशेषता है। तो देखिए क्या है, मूल्य सभी समाजों के प्रतीक होते हैं तथा सभी समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। मूल्यों की प्रकृति अथवा विशेषता निम्नलिखित है। तो आपको पता है जो मूल्य है ना, सभी समाजों में होते हैं, उनका प्रतीक होता है, और सभी समाज चाहते हैं ना कि जो मेरे मूल्य जो मैंने बनाए उसको हमेशा सुरक्षित रखा जाए, उसकी रक्षा करते हैं। और जो इसकी विशेषता है ना, प्रकृति था निम्नलिखित है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है अमूर्त सातत्य। मूल्यों का संबंध मनुष्य के आंतरिक शक्ति मन से होता है, वह यह समाज में अमूर्त रूप से स्थापित रहते हैं। अतः इस प्रकार समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है। तो देखो जो मूल्य होते क्या, इसमें क्या लिखना है, जो आंतरिक जो आपकी शक्ति हो ना, जो आपके मन की होती है ना, उसके अंदर रहती है। इसको ना पूरे समाज में जैसे कहते हैं फैलाया नहीं जाता, यह अमूर्त रूप से अपने को स्थापित करते हैं। अतः इस प्रकार समाज में प्रचलित मूल्यों की प्रकृति अमूर्त होती है, मतलब अपने अंदर रखा जाता है, इसको पूरे समाज में इसको दिखाया नहीं जाता। दीर्घ अनुभवों का परिणाम। किसी भी समाज
में स्थापित मूल्य थोड़े ही समय में विकसित नहीं होते, बल्कि उनके निर्माण के लिए दीर्घ अनुभव की जरूरत होती है। तो पता है, जो किसी भी समय में कोई भी मूल्य आप लागू करेंगे, कोई भी नियम कानून बनाएंगे, तो जो आप थोड़े समय में तो उसे फैला नहीं सकते, उसके जो निर्माण में बहुत ज़्यादा लंबे समय की ज़रूरत होती है। दीर्घ अनुभवों के परिणाम से समाज के विभिन्न सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक प्रतिमान और व्यावहारिक मापदंड का स्थान होता है। तो जो इसका मतलब है, जो लंबे समय तक जो अनुभव किया जाता है ना, उसमें आपको जो समाज के बारे में सिद्धांत, विश्वास, आदर्श, नैतिक, इन सभी के बारे में जो व्यावहारिक ना मापदंड आपको तैयार करना होता है, उनके बारे में अच्छी तरह से स्थापना की जाती है, उनके बारे में आपको जानना होता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक स्वीकृति, मतलब ये जो समाज में मूल्य समाज द्वारा स्वीकृति होती है। मूल्य समानता किसी समाज में उपस्थित विभिन्न प्रतिमान है, जिसके अंतर्गत सामाजिक आदर्श, व्यावहारिकता, प्रतिमान, नैतिक नियमों, सिद्धांत आदि को सम्मिलित है स्वीकृति किया जाता है। तो जो आपको पता चला, जो मूल्य क्या होते हैं, जो समाज द्वारा स्वीकार की जाती है, और जो सामाजिक उपस्थिति में विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उनके गत आते हैं, जो आपके सामाजिक आदर्श होते हैं, व्यवहार होते हैं, जो प्रतिमान होते हैं, नैतिक मूल्य, नियम, कानून, सिद्धांत, ये सब इनको शामिल किया जाता है जो आपका सामाजिक में। ये नहीं समाज जो आता है, जो समाज द्वारा आपको मान्यता प्राप्त होती है इन चीज़ों के लिए। मूल्य को व्यक्ति द्वारा सामान्य स्वीकृति अहम महत्व दिया जाता है, और जो मूल्य को व्यक्तियों द्वारा भी ना जो उसके महत्व को दिया जाता है। ठीक है, जो आपका 4 पॉइंट है व्यवहारिक निर्धारण, कि जो आपका व्यवहार किस टाइप से निर्धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति मूल्यों के आधार पर समाज में व्यावहारिकता क्रियाएं करता है। मूल्य उसके व्यवहार को नियंत्रण कर तथा उसके मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार से मूल्य समाज में व्यवहार निर्धारक होता है। तो आपको पता है, आप जिस टाइप से जो व्यवहार करेंगे समाज में, तो उसको देखने के बाद ना जो समाज के लोग उसको आपको समझेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आप क्या अच्छे व्यवहार वाले हो या बुरे व्यवहार के हो, तो उसी प्रकार से। ठीक है, जो आपका 5th पॉइंट है मूल्यों का विकास। इनका विकास भी होता है कैसे, तो देखिए, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक इत्यादि विभिन्न क्रियाओं में व्यक्ति सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है। इन सम्मिलित सहभागिता के मूल्यों का विकास होता है। तो आपको पता है, जो आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी में आपका योगदान होता है, और इनके द्वारा ही आप अपना विकास करते हैं। तो इसके साथ आपके विकास के साथ जो मूल्यों का भी विकास शामिल होता है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन नंबर जो हमने आपको 4 बताया था ऊपर, देखिए, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शिक्षा संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो जो इनकी भूमिकाएं क्या है, इनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, तो इसके बारे में देखते हैं। मूल्यों के विकास में परिवार वह पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानवता के लक्ष्य को पाना आसान होता है। इसलिए परिवार कब, कैसे, कितना और किस प्रकार के मूल्य को देना चाहता है, वह पर्सन महत्वपूर्ण हो जाता है। 6 वर्ष तक की आयु एक ऐसा पायदान है जब बच्चा दूसरों के आचरण से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर मूल्य उसी उम्र में निर्धारित होते हैं। हालांकि बाद में भी मूल्य विकसित होते हैं, लेकिन प्रभाव का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको यह पता चला जो मूल्य क्या है, मतलब जो बच्चों के जीवन में इसका क्या योगदान है। जो बच्चा होता है, तो उनके जो परिवार में जो भी कार्यक्रम किए जाते हैं, वो जो परिवार के जो लक्षण होते हैं उसे देख के वो सीखता है। और जो 6 वर्ष की आयु में ना उसके ज़्यादा सीखने के जो मूल्य के चांस होते हैं, उसके बाद भी वो सीखता है, लेकिन जो समय के साथ कहते हैं ना, उसकी बुद्धि खत्म होती जाएगी। जैसे अगर आप बच्चे को छोटे में अच्छी बातें नहीं सिखाओगे, तो उसे बड़े होने के बाद आप अच्छी बातें नहीं सिखा सकते। तो वही बताया जा रहा है यहाँ। प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, निंदा व दंड कुछ ऐसे उपकरण हैं जिससे ये मूल्य विकसित किए जा सकते हैं। तो आपको पता है, जब बच्चे के जीवन में मूल्य विकसित करने के लिए आपको उसकी प्रशिक्षण का भी करना होगा, उसकी निंदा भी करनी होगी, उसे दंड भी देना होगा। कोई गलत काम करेगा तो उनके द्वारा इसका विकास किया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य कि परिवार एकल या संयुक्त, तो ये जरूरी है कि जो परिवार एकल है या संयुक्त, मतलब कि जो एकल में उसके माता पिता बच्चे आ गए, और जो संयुक्त परिवार में उसके माता पिता दादा दादी सभी आ जाते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा भी उसके मूल्य का जो विकास होता है। जो संयुक्त परिवार में ना ज़्यादा विकास होने की संभावना होती है। परिवार का शैक्षिक स्तर और आर्थिक स्तर भी मूल्यों की पृष्ठभूमि तय करने में सहायक होते हैं। तो जो परिवार होते हैं ना, जो उनको कितनी शिक्षा प्राप्त है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी जो मूल्य है ना उसे प्राप्त करने में सहायता होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। तो देखिए,
समाज की असली भूमिका वैसे तो विद्यालय जाने के साथ शुरू होती है, किंतु उसमें पूर्व 6 वर्ष तक समाज और परिवार मूल विकास में बराबर भागीदारी होते हैं। तो आपको पता है जो समाज की भूमिका कब से शुरू होती है, जब 6 वर्ष के बाद जब बच्चे विद्यालय जाते हैं जब। लेकिन जो उससे पहले ना देखिए, जो समाज भी और विद्यालय भी और परिवार भी सभी की जो भागीदारी होती है। आरंभ में मूल्यों का विकास कम होता है, जो शुरू में उसका जो विकास है कम होता है, लेकिन समाज में जो जो संपन्न बढ़ता है मूल्यों का विकास भी उत्तर दो होता जाता है। तो जो पहले तो देखो, जो घर में रहेगा तो उसका जो विकास कम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो समाज में जाएगा अपने मूल्यों का उसका विकास होता रहेगा। मीडिया, सामाजिक समूह से वार्तालाप, शिक्षा, विद्यालय आदि से समाज ने नैतिक मापदंड, सामाजिक गतिशीलता, परिवर्तन जैसे विचार का प्रभाव पड़ता है। तो समाज में जाएगा तो आपको मीडिया के बारे में उसे पता चलेगा, सामाजिक जो समूह होते हैं और जो शिक्षा होते हैं, विद्यालय होते हैं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। तो जो मापदंड होते हैं, सामाजिक गतिविधियां, परिवर्तन जैसे विचारों को अपने अंदर लेगा, उसके प्रभावों को। विभिन्न धर्म, जातियों और क्षेत्रों के लोगों के साथ संपन्न के धैर्य, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को विकसित करना आसान होता है। और विभिन्न धर्मों के साथ वो जाएगा, मिल मिलाप करेगा, उनसे बातचीत करेगा और उनके जो मूल्य होते हैं, नैतिक होते हैं, उनके बारे में जानेगा और अपना विकास करेगा मूल्यों का। जितना सामाजिक होगा उस समाज का उतना ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि जितना ज़्यादा वो समाज में रहेगा उसी हिसाब से समाज में प्रभाव पड़ेगा उसके मूल्यों पर। तो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थाओं की भूमिका। शिक्षण संस्था 2 स्तर पर मूल्य विकास में योगदान देता है, आधारभूत शिक्षा स्तर पर भी, उच्च शिक्षा के स्तर पर भी। तो आपको पता है जो शिक्षण संस्थाओं तो 2 स्तर पर विकास में योगदान देगा मूल्य के। तो फर्स्ट है आपका जो आधारभूत शिक्षा होती है, एंड सेकंड जो है आपका शिक्षा के स्तर, जो उच्च शिक्षा होती है, और एक जो निम्न शिक्षा होती है जो आधारभूत। ठीक है, आधारभूत मूल्यों का प्रभाव ज़्यादा होता है, जबकि उच्च शिक्षा संस्था प्रायोगिक मूल्यों का विकास कर पाते हैं। जो आधारभूत शिक्षा होती है उसका जो प्रयोग ज़्यादा होता है, उसका विकास ज़्यादा होता है, लेकिन जो ये होते हैं ना प्रायोगिक मूल्य, उसका विकास कम होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के परिवर्तन की संभावना उच्च स्तर पर ज़्यादा होती है। जो व्यक्ति की संभावना होती है, जो परिवर्तन की, उस व्यक्ति में जो बदलाव आएगा, उच्च स्तर की जो शिक्षा होती है ना उसमें ज़्यादा होती है। विभिन्न विचारधाराओं के संपर्क में आने का क्रम भी उच्च शिक्षण संस्थाओं से ही शुरू होता है। और जो विभिन्न विचारधारा, अलग अलग जो धर्मों को मानते हैं, अलग अलग विचारधारा रखते हैं, तो उनके साथ जो बातचीत करते हैं, उनके साथ संपन्न बनाते हैं अपना। विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, नैतिक शिक्षा का प्रभाव भी मूल्य विकास में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया में अध्यापक और छात्र समूह भी अहम योगदान देते हैं। तो आपको पता है कि जो स्वतंत्रता है आपका, समानता, हिंसा, नैतिक की भावना, ये सब आपके मूल्य के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। और जो आपके टीचर होते हैं, समूह होते हैं, बच्चे ग्रुप होते हैं, वो सब भी आपके जो बहुत ज़्यादा उसमें योगदान देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और शिक्षा की बड़ी मेहनती भूमिका होती है। तो बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका होती है समाज, परिवार, शिक्षा की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य के विकास में विशेषता का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो आचार्य की जो विशेषता है ना, उसके विकास है ना, उसके बारे में आपको बताना। तो देखिए, आचार्य का विकास 21वीं सदी में तेजी से बदलते वैश्विक स्वरूप में लोकतंत्र, नागरिकता, सह अस्तित्व और वैश्विक जैसे अनेकों विषय मानव के आचार के विकास में सहयोग कर रहे हैं। तो जो आपकी 21वीं सदी आई थी ना, उसके जो बदलाव के बाद आपको पता है जो लोकतांत्रिक है देश, जो वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है और नागरिकों के जो अस्तित्व की बात की जाती है, उन सबका जो व्यवहार में जो विकास हो रहा है ना, वो आचार के जरिए होता है। एक शिक्षक के आचार्य में आचार्य का विकास यह दशा प्रयोग के लिए किस प्रकार अपने सभी शिष्यों अतः शिक्षकों के साथ समानता का व्यवहार करता है। शिक्षक के आचार्य के विकास में निम्नलिखित बिंदु ध्यान देने योग्य है। अब इसमें यह भी बताया गया कि जो शिक्षक होता है वो अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट के साथ किस टाइप से जो व्यवहार करा, तो वही उसके आचार को पहचाना जाएगा। तो उसके लिए जो निम्नलिखित पॉइंट होते हैं, जो विशेषता होते हैं, तो ये है। तो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट है जो आपका मानवीय गरिमा का विकास, स्वयं की गरिमा के साथ साथ अपने छात्रों की गरिमा का ध्यान
रखना तथा परस्पर सम्मान व भाव विकसित होना आचार्य के विकास को दर्शाता है। तो जो मानवीय गरिमा में जो टीचर होता है, अपने छात्र होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं, उन सभी का जो विकास करेगा, उसका ध्यान रखेगा और उसकी जो गरिमा को ऊपर उठानेगा, तो उन सबसे उसका विकास होता है। अध्ययन स्वधन पर ध्यान देने के साथ ही अपने छात्र छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरणा स्रोत होना आचार्य विकास का एक सोपान है। तो मतलब कि जो आपको ये बताना कि आपके को अध्ययन कराने के जो तरीके बताना, उस पर आपको ध्यान देना कि आप उसे पढ़ो, समझो और ये सब करो, तो इसको भी आचार्य का जो सोपान कहा जाता है, इसका विकास के लिए ज़रूरी है। कि जो मैं जैसे कि आपको भी बता रही हूँ कि आप इसे पढ़ो तो आप पेपर में अच्छे नंबर लाओगे, तो यही एक तरह से आचार्य है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, खुशी और असंतोष। अपनी खुशी के साथ अपने शिक्षकों की खुशियों का भी ध्यान रखते हुए संतोष का आचरण एक आचार्य के आचार विकास का घोतक है। तो मतलब कि जैसे कि अपनी खुशी के साथ जो स्टूडेंट होते हैं ना, छात्र होते हैं, उन सभी की खुशियों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये कि जो आचरण का एक आचार्य का अच्छा उदाहरण होता है, जो आपके कहते हैं आचार्य का जो विकास में घोतक है। ये संतोष विकास के चरण में एक बाधा नहीं है, बल्कि विकास की एक चरण को पूरा करने में संतोष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो संतोष होती है ना, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हम इतने में संतोष हमें मिल चुका है कि हम इतने ही काम करके इतना करेंगे और इतने पढ़ाई करेंगे, तो वही सब जो संतोष आपका होता है कि हमें इसने में हमें खुशी मिल रही है, तो ये बाधा नहीं समझा जाता, ये विकास का कारण है। ठीक है, यह संतोष विकास के अगले चरण की ओर बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपको अगले चरण में जाने के लिए ऊर्जा भी प्रदान करता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिकीकरण। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को देश काल परिस्थितियों के अनुरूप डालकर आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होना भी आचार्य का विकास है। तो आपको समझ में आया, जो आधुनिकीकरण के जरिए भी इसका विकास होता है। जो सामाजिक सांस्कृतिक जो अपने मूल्य, अपने देश का कला का विकास करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कल्पनाशीलता, जो आप कल्पना के माध्यम से करते होंगे। बनी बनाई संकल्पना पर यदि मानव लगातार चलता रहे तो मानव विकास थम जाएगा। अगर आपने मान लीजिए आपने कुछ कल्पना की अपने माइंड में और उसी के हिसाब से आप काम करने लगे ना, तो जो आपका विकास नहीं होगा मनुष्य का। कल्पनाशीलता मानव को नई ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता प्रदान करती है। जो आप कल्पना के द्वारा उसकी आपने कल्पना देखी है कि हम यूपीएससी का जो परीक्षा है पास कर लेंगे, तो ये आपकी कल्पना है। कल्पनाशीलता का विकास भी इस प्रकार आचार्य के विकास में सहायक है। तो ये भी इसके विचार में जो सहायक होता है विकास में। यह विशेषज्ञ अपने विषय की विशेषताओं को अधिक प्रावन करता रहना किसी शिक्षण के आचार्य को और अधिक समर्थक बनाता है। और जो उनकी विशेषताएं होती है, जो विषय के उन सबको जो सहायता प्रदान करना भी उसकी विशेषताओं को करता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यक्तिगत समस्या। सभी मांगों की तरह ही एक शिक्षण की भी बहुत सी व्यक्तिगत समस्याएं होती है। तो जैसे कि सभी मांग होते, जो आपको पता है एक टीचर की भी बहुत सारी समस्या होगी, उसके जो मांग होते हैं, उन सभी समस्याओं का उनकी जीवन चर्चा पर भी प्रभाव पड़ता है। जो टीचर की समस्या होगी उनके जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपके जीवन में तो प्रभाव पड़ेगा ही। अपने आचरण में उन समस्याओं के कारण छात्र छात्रों पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करना आचार्य के विकास को दर्शाता है। तो जो आपको समस्याएं पड़ रही है उसको नज़रअंदाज करके जो छात्रों की भलाई के लिए काम करना है ना, वो एक विकास का है, आचार्य के विकास को दर्शाता है। जैसे कि मेरे पास अभी कोई भी समस्या है, मेरे को समस्या है कि मुझे अभी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है या मेरे पास टाइम नहीं है, तो लेकिन अपनी समस्या को मैं छोड़ के ना आपके जो प्रॉब्लम को समझूँ, आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो यही है। तो इसका एक कारण है, तो इसके विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली ये जो आपका चैप्टर था 4 कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड आपका कल पेपर है तो अच्छे से पेपर दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो सभी सबसे पहले कीजिएगा, एंड उसके बाद जो आपको नहीं आता उसे आपको बना के लिख के आना है, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।